एक ये दिया था फिर मतलब कि एक कार है या एक कोई भी ये कार मान लो, इसका रिटार्डेशन जो है वो -0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये इधर की तरफ जा रहा था 54 किलोमीटर पर आवर से, 54 किलोमीटर पर आवर से, और ये ट्रैफिक लाइट से 400 मीटर की दूरी पे था। यही क्वेश्चन था क्या? ये ट्रैफिक लाइट है और यहाँ से 400 मीटर की दूरी पे है, t = 8 मिनट के बाद मैंने पूछा था। आफ्टर 1 मिनट इससे इसका पोजीशन बताना था, यही था ना, डिस्टेंस बताना था, यही सवाल था। हाँ ना, यही वाला क्वेश्चन था ना। चलो ये बताओ कितने लोगों का आंसर आ गया है? आंसर बताया था क्या मैंने? आंसर बताया था क्या मैंने? नहीं बताया था। कितना आंसर आया फटाफट बोलो, कितना आंसर आया आप लोग का? कितना आंसर आया था आप लोग का? यार तुम लोग सॉल्व करके तो लाए हो, सॉल्व करके लाए तो हो कम से कम। अच्छा हुआ नहीं था, चलो देख लेता हूं एक बार। यहां से देखो, अगर आप डायरेक्ट यहां से अप्लाई करोगे s = पहली चीज आप यही सोचोगे कि हाँ यार अगर मान लो एक्सेलरेशन, पहले देखो चीज ये देखो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो आएगा वो 54 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा? 54 × 5/18 यानी 15 मीटर पर सेकंड के बराबर। कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। रिटार्डेशन हमें दिया हुआ है k = -0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पार्टिकल इस ट्रैफिक लाइट से 400 मीटर की दूरी पे। आप यही सोचोगे सबसे पहले कि हाँ यार इसमें तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, काम करते हैं कि यहाँ से 1 मिनट में डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, 400 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। क्या यही आपके दिमाग में भी आ रहा है क्या? आया ना? क्या आप भी यही सोच रहे हो कि यार एक काम करते हैं, s = ut + ½ at² लगा देते हैं, s = ut + ½ at² लगा देते हो और देख लेते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का, 400 में से सब्ट्रैक्ट कर दे। क्या यही आप भी सोच रहे हो? हाँ या ना, फटाफट बोलो। क्या आप भी ये सोच रहे हो क्या? s = ut + ½ at² लगा देते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि 400 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, मान लो 300 मीटर आया, s = ut + ½ at², तो 400 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, यही सोचोगे। लेकिन ये इससे गलत आंसर आएगा। जरा सोचो, पहले एक बार करके देखते हैं कि क्या गलती होगी, जरा एक बार सोचो। s = ut + ½ at² है, u की वैल्यू कितनी है? तो 15 इनटू टाइम कितना? 1 मिनट की बात है, यानी कितना सेकंड होगा? 60 सेकंड की बात होगी, तो 15 × 60 -1/2 इनटू 0.3 इनटू कितना? 16 का स्क्वायर, सॉरी 60 का स्क्वायर, किसके बराबर हो जाएगा? 3600 के बराबर। क्लियर यहां तक? अब अगर इसको सॉल्व करें कितना आएगा? 900 माइनस ये किसके बराबर आएगा? तो ये हो जाएगा 180, और इससे 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 540 के बराबर, और ये मुझे आएगा 360 मीटर, यानी ये 1 मिनट में 360 मीटर इधर की तरफ जाएगा। यानी ट्रैफिक सिग्नल से जो इसका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ट्रैफिक सिग्नल या डिस्टेंस फ्रॉम सिग्नल लिख देते हैं, किसके बराबर आएगा? तो 400 माइनस 360 मीटर, तो कितना आ रहा है यहाँ से? 40 मीटर। क्या यही आप भी सोच रहे हो? हाँ या ना, ये बताओ। ये हमने देख लिया 1 मिनट में वो कितनी दूर चलेगा, तो 360 मीटर चला, 400 मीटर दूर था, तो कितना टोटल डिस्टेंस बचा वहां से ट्रैफिक सिग्नल से? 40 मीटर। क्लियर यहाँ तक? यही आपने सोचा होगा, हाँ या ना, ये बताओ। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये गलत है। यहाँ से देखो, अगर आप इस तरीके से सॉल्व किए हो तो गलत है, 40 मीटर हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। एक बात सोचो क्यों आगे यहाँ पे। मान लो ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि हो सकता है
कि ये कार जो है वो पहले ही रुक गया हो 1 मिनट से पहले ही? इसकी पॉसिबिलिटी तो है यार। हमने ये चीज निकाल लिया कि हाँ यार 1 मिनट तक वो चला, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चला उसको 400 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है भाई। लेकिन पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये है कि हो सकता है क्योंकि आगे तो ब्रेक ही अप्लाई कर रहा है, रिटार्डेशन है यानी क्या अप्लाई कर रहा है, ब्रेक। तो ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो हो सकता है कि वो 1 मिनट से पहले भी रुक सकता है। अगर वो 1 मिनट से पहले रुका, मान लो 40 सेकंड में रुक गया या 30 सेकंड में अगर रुक जाता है, तो उस केस में अगला 30 सेकंड वो चलेगा भी नहीं। या अगर 40 सेकंड में रुकता है तो अगला 20 सेकंड उसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। मैंने बताया था कि आखिर क्यों ऐसा ब्रेक अप्लाई करने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो रुक ही जाता है, उसके आगे का हम लोग को मोशन डील नहीं करना रहता। जबकि कुछ नॉर्मल जो रिटार्डेशन वाले रहते हैं उसके बाद का भी हम लोग रुकने के बाद वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। तो कार के साथ तो ऐसा होता नहीं। कार अगर रुक गया ब्रेक अप्लाई करने के बाद तो वही रुका रहेगा। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि वो 1 मिनट से पहले ही रुक गया हो, तो वो टाइम निकालते हैं। ये सॉल्यूशन अगर आपने किया है वो गलत है, ध्यान रखना इस चीज को। अब हम लोग वो टाइम निकाल लेते हैं कि जब वो रुक जाएगा तो v बराबर u प्लस at अप्लाई करके देखते हैं। अगर मान लो 1 मिनट के बाद अगर रुकेगा वो, तब तो ये सॉल्यूशन सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो यहाँ से v की वैल्यू 0, u की वैल्यू किसके बराबर, तो कितना आएगा 15 माइनस 0.3 इंटू टी के बराबर, यही आएगा। यहां से अगर देखें तो t इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा 15 अपॉन 0.3, यानी कितना सेकंड लगेगा उसको, 50 सेकंड का टाइम लगेगा उसको रुकने में। कितनी देर में रुक जाएगा वो, 50 सेकंड में रुक जाएगा। यानी वो पूरे 60 सेकंड तो चला भी नहीं है, वो चला कितनी देर के लिए, केवल 50 सेकंड के लिए। अगर 50 सेकंड के लिए चला हुआ है तो हमें डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में निकालना पड़ेगा, 50 सेकंड, ना कि 60 सेकंड के लिए। तो यहां से देखो s इक्वल्स टू, अब अप्लाई करो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और कितने टाइम के लिए, t इक्वल्स टू 50 सेकंड। u कितना है 15 इंटू 50 माइनस 1/2 इंटू 0.3 इंटू किसके बराबर, तो 50 इंटू 50 के बराबर। यहां से अगर देखें तो ये किसके बराबर आएगा 750 माइनस ये कितना आएगा, तो 2 से 25, और ये किसके बराबर 75 इंटू 5 के बराबर। तो 75 इंटू 5 कितना आएगा 375, यानी हमारा कितना आएगा 375 मीटर। यानी वो कार जो है रुकने से पहले कितनी दूर चला है, 375 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है। या डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो दोनों ही पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है, दोनों ही सेम होगा। तो रुकने से पहले उसने 375 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यानी डिस्टेंस फ्रॉम जो सिग्नल आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम सिग्नल जो आएगा वो किसके बराबर होगा, तो 400 माइनस 375, यानी किसके बराबर 25 मीटर। क्या ये चीज क्लियर हुआ, क्या ये समझ आया सवाल में क्या था। जब भी इस तरीके का आए ब्रेक अप्लाई किए जाए कार वगैरह के ऊपर और टाइम पूछा जाए कि इतने टाइम में वो कितना दूर चला, तो पहले आप ये चेक करना कि यार वो ऐसा तो नहीं कि जो टाइम हमें दिया गया है उससे पहले ही रुक गया है। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, हाँ कि ना। फटाफट बेटा रिप्लाई करने में इतना ज्यादा टाइम मत लगाओ, आप लोग फटाफट बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ ये चीज। नहीं तो ऐसे ही समझ में भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों को समझ आ भी रहा है कि नहीं। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना। चलो एक और सवाल दिया था या यही एक दिया था मैंने, एक और सवाल दिया था या बस हो गया, यही एक दिया था। एक और दिया था मैंने। एक बार क्वेश्चन तो यही है बेटा कि ये 54 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। जैसे ही वो 400 मीटर की दूरी पे है सिग्नल से, वो एक ब्रेक अपना अप्लाई कर रहा है, जिस कारण से रिटार्डेशन ये है 1 मिनट के बाद हमें सिग्नल से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब अगला मैंने वो दिया होगा ए और सी पे वेलोसिटी, ए और बी पे वेलोसिटी दिया हुआ था मैंने, सी पे वेलोसिटी पूछ रखा होगा। ए और बी पे वेलोसिटी दे रखी थी मैंने और सी पे वेलोसिटी पूछा होगा। चलो यहाँ देखो अगला क्वेश्चन यही था क्या, एक बार बताना हाँ या ना। यहाँ से मान लो
एक पार्टिकल यहाँ इस पॉइंट ए पे है जो कि यू से जा रहा है, जब ये पॉइंट बी पे पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v के बराबर। तो हमें पॉइंट सी पे वेलोसिटी निकालनी है, मान लो v1 की वैल्यू, और ये दे रखा था मैंने कि AC इक्वल्स टू CD के बराबर, यही दे रखा था, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्या यही क्वेश्चन दिया गया था आपको, हाँ कि नहीं बताओ? ये भी किसी ने सॉल्व किया या फिर ऐसे ही उठ के आ गए हो? स्क्वायर रूट भी सही है, समझ रहे थे बेटा, आपका आंसर सही है। और कोई, कितने लोगों का आंसर आ गया था ये बताओ, जितने लोगों का आंसर आ गया वो बताओ एक बार। जितने लोगों का आंसर आ गया है वो एक बार बताओ क्या आंसर, यस और नो का बस मैसेज भेज दो, बस जितने लोगों का आंसर आ गया। चलो अब यहां से देखो, ये हमने मान लिया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू ले लेते हैं ए के बराबर, ठीक है। जो ये अगर मान लो ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया एस के बराबर, तो ये कितना होगा हमारा s/2 के बराबर। अगर ए से लेकर के बी तक s है तो ए से लेकर के सी तक कितना होगा s/2। अब एक बात देखो, हमें v और u दे रखा है, एक्सेलरेशन पता है, तो पहले तो हम इस वाले पार्ट के लिए निकालते हैं, किसके लिए, फॉर AC। अगर AC के लिए हम लोग कैलकुलेट करें तो हमें फाइनल वेलोसिटी कौन सी होगी, v1 इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर। फाइनली अप्लाई करते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v की वैल्यू कितनी, v1 स्क्वायर इक्वल्स टू u की वैल्यू u स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू कितना s/2 के बराबर, यही आएगा। थोड़ा उल्टा सोचते हैं तो पता चलेगा एटलीस्ट कि हमें निकालने की जरूरत क्या है, जिसके लिए हम बाकी सारे स्टेप करेंगे। अदरवाइज मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, समझ भी आएगा, पता ही नहीं चलेगा क्यों आखिर निकाला था। यहां से देखो a इंटू एस की वैल्यू किसके बराबर, अगर हमें a इंटू एस की वैल्यू मिल जाए तो हमें v1 की वैल्यू भी मिल जाएगा। u तो चलो भाई दे रखा है, लेकिन अगर हमें a और ना तो a दे रखा है और ना ही s दे रखा है, तो अगर हमें a और s मिल जाएगा, उसकी वैल्यू अगर मिल जाएगी तो हमें v1 भी मिल जाएगा। अब बात करें यहां से फॉर AB, अगर देखते हैं फॉर AB, अगर A से लेकर के B तक के लिए देखें, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, तो आप अप्लाई करें फिर से थर्ड इक्वेशन, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as अगर करें तो v की वैल्यू कितनी है, v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी u और प्लस 2 इनटू, सारी चीजें सेम ही है, हमने एक्सेलरेशन भी a ही लिया और डिस्प्लेसमेंट s के बराबर। यहां से हम a इंटू एस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर, हाँ या ना ये बताओ। as की वैल्यू क्या लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर, हाँ या ना ये बताओ, फटाफट बोलो। a इंटू एस की वैल्यू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, चलो आओ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहां से अगर पुट करेंगे तो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, u स्क्वायर प्लस a इंटू एस की वैल्यू उठा करके पुट कर दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ये कितना आएगा, तो 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये फाइनली किसके बराबर, बाई 2, ये कितना आएगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई 2 के बराबर। कोई ऐसा और समृद्धि का तो आंसर ये आ गया था, बाकी और कोई जिसका आंसर यही आया हो, कोई और ऐसा जिसका आंसर यही आया हो, फटाफट हाँ या ना बोलो। जो सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 के बराबर। ये क्लियर हो गया, फटाफट बोलो, एक और सवाल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये बताओ क्लियर हो गया, चलो आगे। अब एक बात देखो, एक है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, वही सीख देखना अपने को, कि मान के चलते हैं एक कार जो है, ठीक है, कार में एक आदमी जा रहा है अपना, ये मान लो ये कितने से जा रहा है ये, ठीक है, ये मान लो अपने पास 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही जा रहा था, मान लो सडनली इसको कुछ यहाँ पे दिख गया, कोई भी जानवर वगैरह दिख गया, तो इसने क्या किया, ये मान लो इससे कि 100 मीटर की दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, 100 मीटर की दूरी पे है, तो रिटार्डेशन ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए, रिटार्डेशन
या ऐसे देख लो, हाँ रिटार्डेशन ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ये मान लो 100 मीटर की बजाय मैं बोलता हूँ यहां से देखो कि वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, जैसे उसने सामने देखा क्या किया, उसने ब्रेक अप्लाई किया। अब एक बात ऐसे सोचो, ब्रेक अप्लाई किया और उसने जो एक आता है रिएक्शन टाइम की बात होती है, एक और चीज क्या दिया रहेगा आपको, रिएक्शन टाइम दिया रहेगा। मान लो रिएक्शन टाइम दे दिया गया 1 सेकंड के बराबर, वैसे इतना होता नहीं है, ये बताता हूं अभी रिएक्शन टाइम होता क्या है, ठीक है। तो अगर इस आदमी को, ठीक है, अगर मान लो यहां से लेकर के यहां तक जाने का अगर 3 सेकंड में अगर रुकना है, इसको कितना 3 सेकंड में अगर रुकना है, तो रिटार्डेशन की वैल्यू अपने को बता दो। पहले एक बात सोचो, यहाँ पे ये इस वेलोसिटी से जा रहा था, सडनली इसको रोकना, ये मान लो अगर कुछ दिखा, इसको 3 सेकंड में इसको रोकना है, और 1 सेकंड उसका क्या है रिएक्शन टाइम, तो ये रिटार्डेशन ए की वैल्यू बतानी है अपने को, ठीक है। क्या ये सवाल क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना बताओ। रिटार्डेशन की वैल्यू बतानी है अपने को। तो एक बात यहां से देखो, जो ये रिएक्शन टाइम जो दिया हुआ रहता है ना, ये रिएक्शन टाइम होता क्या है, जरा ये समझो। हाँ रिएक्शन टाइम वही बता रहा हूँ। जैसे मान लो होता क्या है, जैसे मान लो कोई भी चीज आपने देखा कि सपोज आप गाड़ी से जा रहे हो, ब्रेकर आपने देखा कि हाँ यार वहां पे ब्रेकर है, मुझे ब्रेक अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अगर उसने ब्रेकर अप्लाई करना है मुझे, सॉरी ब्रेकर आ गया, तो जैसे ही आपने देखा कि हाँ यार मुझे ब्रेक अप्लाई करना है, और आप ब्रेक अप्लाई जितने देर बाद करोगे, जैसे मान लो ऐसा नहीं होता है कि बहुत बिल्कुल सडनली ये नहीं होता है कि जैसे आपने देखा और उसी समय ब्रेक अप्लाई कर देते हो, आपने देखा आप सोचते हो और थोड़ी देर बाद आप ब्रेक अप्लाई करते हो, ऐसा होता है। सर कितने बजे और हो जाती है क्लास? ये 12 बजे आ जाइए। ये बताओ, जैसे मान लो अपना हमने ये चीज देखा कि हाँ यार ब्रेकर सामने आया, मैं अपनी स्पीड स्लो करना चाहता हूँ, ब्रेक अप्लाई करूंगा थोड़ा, तो जब मैंने ब्रेकर देखा और ब्रेक अप्लाई करने के बीच क्या कुछ थोड़ा बहुत एकदम बिल्कुल छोटा सा एक टाइम इंटरवल होता है क्या, हाँ या नहीं, ये बताओ। अगर मान लो जैसे ही मान लो मैंने देखा कि ब्रेकर अगर आ रहा है, तो ब्रेक अप्लाई ब्रेकर देखने और ब्रेक अप्लाई करने के बीच में कुछ टाइम इंटरवल होगा क्या, हाँ या ना, ये बताओ। जैसे ही मैंने देखा कि हाँ यार मुझे ब्रेक अप्लाई करना है और ब्रेक जो अप्लाई किया, क्या उसके बीच थोड़ा सा एक टाइम इंटरवल होगा, कुछ ना कुछ, बहुत छोटा होता है वो टाइम इंटरवल, लेकिन होगा तो कुछ ना कुछ एक टाइम इंटरवल होता ही है। ये जो टाइम इंटरवल होता है यही हमारा क्या कहलाता है, रिएक्शन टाइम कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्शन टाइम, कि कितना टाइम वो लेगा, कितना टाइम लेगा कि वो चीज, जैसे मान लो हमें ब्रेक अप्लाई करना है, वो चीज देखने और वो करने के बीच का जो टाइम इंटरवल रहेगा वही हमारा क्या होगा, रिएक्शन टाइम होगा। और एक बात सोचो, ये भी जो टाइम होगा वो हमारा टाइम किस में काउंट होगा, तो जो टोटल टाइम टेकन जो होगा उसमें काउंट हो जाता है ये वाला टोटल टाइम। हाँ बिल्कुल, ये जो टाइम होता है जो अपना रिएक्शन टाइम, ये टाइम भी अपना इसके अंदर ही काउंट हो जाएगा। क्योंकि मान लो उसने 1 सेकंड लिया, तो चलो ठीक है 1 सेकंड, चलो यार एक बार देखो, यहाँ मान लो रिटार्डेशन जो है वो किसके बराबर है, 1 मीटर, रिटार्डेशन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। ये टाइम छोड़ दो इसको, ये हमने दिया कि रिएक्शन टाइम किसके बराबर है, 1 सेकंड के बराबर। जैसे उसने देखा ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई करने के कारण कितना रिटार्डेशन हो रहा है, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये पूछा जा रहा है कि ये कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करेगा, ये कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करेगा ये रुकने से पहले। पहले एक बात सोचो, ये जो रिएक्शन टाइम की जो मैं बात कर रहा हूँ वो होता क्या एक्चुअली, कि जो काम अगर हमें करना है, जैसे हमें लगा कि हमें ब्रेक अप्लाई करना है, और जब हमने ब्रेक अप्लाई किया उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्शन टाइम। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ या नहीं, ये बताओ। ये क्या रिएक्शन टाइम क्लियर हुआ सभी को? जैसे मान लो सपोज आप एकदम से सडनली आप दौड़ रहे हो, ठीक है, मान लो ऐसे दौड़ रहे हो, सडनली आपने देखा कि कोई गड्ढा आ गया, तो आपको क्या, आप क्या करोगे, रुकोगे। तो जब आपने ये सोचा, देखा कि हाँ यार गड्ढा है, रुकने से पहले जब आपने रुकना शुरू किया और जब आपने देखा कि हाँ यार मुझे स्पीड स्लो करनी है, उसके बीच का जो टाइम इंटरवल रहेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्शन टाइम। अब एक बात सोचो, इस रिएक्शन टाइम के बीच में क्या वो इसी स्पीड से मूव करेगा या रिटार्डेशन शुरू होगा, इस 1 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं।
इस 1 सेकंड के बारे में अगर बात करें तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा या ये रिटार्डेशन इस 1 सेकंड में भी काउंट होगा? वो कांस्टेंट इस जब तक वो देखेगा, जैसे ही मान लो उसने देखा कि हाँ यार अब मुझे ब्रेक अप्लाई करना है और 1 सेकंड के बाद वो ब्रेक अप्लाई करेगा, तो उसके बीच में वो किस रफ्तार से चलेगा? तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी जो 20 मीटर पर सेकंड है उसी रफ्तार से चलता रहेगा। आया ना? ये बताओ किस रफ्तार से चलेगा? जो इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी जब तक वो रिटार्डेशन या जब तक वो ब्रेक अप्लाई नहीं करेगा उसके बीच में ये कितनी रफ्तार से चलेगा? 20 मीटर पर सेकंड से। हाँ या ना? ये बताओ। तो अब एक बात देखो, अब हमें निकालना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो रुकने से पहले कितनी दूर चला है, रुकने से पहले वो कितनी दूर चला है, एस की वैल्यू निकालो एक बार। ये रिएक्शन टाइम हमारा क्या है? जब उसने देखा कि हाँ मुझे ब्रेक अप अप्लाई करना है और जब उसने अप्लाई किया एक्चुअल में, उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है कि जैसे उसने देखा और एक्शन, मतलब एक तरह से क्या हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन और एक्शन के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है वो हमारा क्या होगा? रिएक्शन टाइम। t प्लस एक्स क्यों लोगे भाई? एक बार देखो, x क्या ले रहे हो तुम? हाँ, तो रिएक्शन टाइम प्लस अदर टाइम, हमें ये टोटल रुकने से पहले ब्रेक अप्लाई किया वो रुकेगा, जरूर रुकेगा भाई। अब हमें ये देखना है कि इस ब्रेक अप्लाई करने से ये 20 मीटर पर सेकंड से रुकने तक में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, वो टोटल टाइम हमें निकालना है। टोटल टाइम होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है कि वो कितनी दूर जा करके रुकेगा, रुकने से पहले वो कितनी दूर चलेगा। ये हमारा रिएक्शन टाइम है जब उसने देखा कि ब्रेक अप्लाई करना चाहिए मुझे और जब एक्चुअल में उसने ब्रेक अप्लाई किया। एक्चुअल में ये टाइम काफी स्मॉल होता है, मान लो 0.2 0.3 ऐसे कुछ सेकंड रहता है वो। एक्स ही तो हमें निकालना है बेटा, जो एस हमें निकालना है वही टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है अपने को। यहां से देखो, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो पहले तो वो 1 सेकंड, मान लो ये अपने पास जब उस यहाँ पे था उसने देखा कि हाँ यार मुझे ब्रेक अप्लाई करना है, लेकिन अगला 1 सेकंड वो किससे जा रहा है? अगला 1 सेकंड वो कांस्टेंट वेलोसिटी जो 20 मीटर पर सेकंड है उसी से जा रहा है। उसके बाद वो इस वाले पार्ट में रिटार्डेशन हो रहा है और जो कि कितना है? -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। यहाँ पे कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें ये देखना है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना चला। तो पहले 1 सेकेंड वो कितने से चला है? कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 + 1। हाँ है ना? उसके बाद वो मान लो ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? x के बराबर। तो यही आएगा अपना s = 20 + x के बराबर। क्या यही आएगा? हाँ या ना? ये बताओ। टोटल डिस्टेंस कितना? 20 + x, यही आएगा। अब एक बात सोचो, x की वैल्यू हमें क्या निकालनी है? यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 0 है, एक्सेलरेशन हमारा रिटार्डेशन कितना? 1। तो v² = u² + 2as। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 20 का स्क्वायर, -2 × 1 × x के बराबर, यानी ये किसके बराबर आएगा? x = 200 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस किसके बराबर? s = 220 मीटर, यानी वो रुकने से पहले टोटल कितना दूर चलेगा? 220 मीटर। क्या ये क्लियर हुआ? रुकने से पहले वो कितना दूर चलेगा? 220। ये रिएक्शन टाइम हमारा क्या होगा? टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिस समय हमने ऑब्जर्व किया और जिस समय हमने एक्चुअल में एक्शन लिया उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है। जैसे आप ब्रेकर देखे, जैसे ही आप देख रहे हो कि हाँ यार ब्रेक लगाने की जरूरत है और ब्रेक आपने एक्चुअल में जब लगाया उसके बीच में जो टाइम इंटरवल होगा वही हमारा क्या होगा? रिएक्शन टाइम। जरा सोचो, यहाँ पे देखो, पहले ये इसने सोचा, जब यहाँ पे था उसने सोचा कि हाँ यार मुझे ब्रेक अप्लाई करना है। कितने से जा रहा था उस समय? 20 मीटर पर सेकंड से। मान लो उसका रिएक्शन टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड के बराबर। 1 सेकंड तक वो किस रफ्तार से चलेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी 20 से। उसके बाद उसने रिटार्डेशन, ये ब्रेक अप्लाई किया जिस कारण से रिटार्डेशन कितना है? -1। तो कितनी दूर बाद रुकेगा? यहां से देखो,
1 सेकंड तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है, b 20 into 1 प्लस ये वाले पार्ट में रिटार्डेशन हो रहा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, यहां से हमें x निकला, दोनों ऐड कर दिया 220। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ है ना? ये बताओ क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब इससे रिलेटेड चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। 20 मल्टीप्लाई इंटू 1 कैसे आया? एक बार देखो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से देखो, ये जो पार्टिकल, ये जो कार है वो 20 से जा रहा था, 1 सेकंड तक वो किससे चला है भाई? रिएक्शन टाइम जो उसका आएगा उस 1 सेकंड के बीच उसने ब्रेक अप्लाई नहीं किया है, तो वो किससे जा रहा होगा इस बीच में? पूरे इस रिएक्शन टाइम में वो 20 से जा रहा होगा। तो ये डिस्टेंस कितना? 20 into 1 के बराबर। और ये जो पार्ट है वो हमारा रिटार्डेशन वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है वो हमारा रिटार्डेशन वाला पार्ट है, जिसमें रिटार्डेशन कितना है? -1 के बराबर। यहां से x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे अपन, या ऐसे टाइम तो दिया नहीं है, थर्ड इक्वेशन लगा दिया हमने, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। क्या अब क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अब एक बात देखो यार, अभी तक हम लोग कौन सा एक कोई भी जो भी एक्सेलरेशन देख रहे थे या जो भी मोशन देख रहे थे उसमें कोई भी वैल्यू पॉसिबल होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन जो रहेगा उसकी फिक्स वैल्यू रहेगी, ठीक है। पहले आप समझते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होगा। जैसे मान लो देखा होगा आपने कि जैसे कोई भी बॉल को अगर सपोज आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ये क्या होता है? धीरे धीरे ऊपर जाता है, उसके बाद थोड़ी देर तक ऊपर जाने के बाद नीचे आना शुरू होता है। या अगर आपने छत से एक बॉल को रिलीज कर दिया, ये बॉल क्या होगा? धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, कुछ वेलोसिटी v से स्ट्राइक करता है, यही होता है, हाँ है ना। आपने कोई पत्थर उछाला ऊपर की तरफ, थोड़ी देर तक ऊपर जाता है, फिर उसके बाद वापस आपके ही पास आता है। मान लो कोई भी बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट हमने जैसे रिलीज किया, या अपने बॉल को सपोज छत से ऊपर की तरफ भी थ्रो कर दिया, ये बॉल भी ऊपर जाता है, थोड़ी देर बाद नीचे आता रहता है, यही होता है। तो अगर एक बार सोचो कि अगर ये नीचे आ रहा है अपना, तो जैसे ही आपने चाहे इसको ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, या भले यहां से रिलीज कर दे रहे हो, या ऊपर के डायरेक्शन में अगर आप थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तीनों केस में जैसे ही आपने आपके हाथ से बॉल छूटा, क्या उसके बाद आपका कोई कंट्रोल है क्या बॉल के ऊपर? जैसे ही आपने सपोज बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, या बॉल को रिलीज कर दिया, या बॉल को किसी हाइट एज से ऊपर थ्रो किया, जैसे ही बॉल अगर आपके हाथ से रिलीज हो रहा है, उसके बाद हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। अब उसको कौन मूव करा रहा है? अब जो है ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉल है, इसको कौन मूव करा रहा है? अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ जो है ना, अर्थ हमेशा हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है। पहले थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान रखना, ये चीज पता भी होगा आपको कि अर्थ, जैसे मान लो ये बॉल है, अगर इस पे अर्थ किधर फोर्स लगाएगा? अपने सेंटर की तरफ। ये बॉल रहा इस पे किधर? अपने सेंटर की तरफ। ये बॉल इस पे किधर लगा रहा है? सेंटर की तरफ। तो जैसे ही अगर आपने अपने हाथ से बॉल को रिलीज कर दिया, आपके हाथ से जैसे ही बॉल छूटा, उसके बाद ये किसकी अंडर मूव कर रहा है? तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो कंट्रोल कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा है। तो इस तरह से जो अभी अगर ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा, वो सब किसके अंदर आएगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि केवल उस पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, तो वो हमारा कौन सा मोशन होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी। आगे चल के इसमें दो पार्ट आएंगे अपना, ठीक है। पहले ये चीज क्लियर हुआ कि मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है। जैसे ही हमने बॉल को रिलीज किया, ऊपर थ्रो किया, वो किसके पुल के अंदर, किसके कौन से फोर्स के अंदर मूव करेगा? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या ये चीज क्लियर हुआ कि आपको? हाँ है ना। अब एक बार देखो, लिख लेते हैं एक लाइन इसके बारे में। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स under gravitational pull of, under gravitational pull of earth, under gravitational pull of earth, then motion of that object, then motion of that object
will be motion under gravity, will be called motion under gravity, motion under gravity। अब एक बात और चीज देखो इसमें, यहां से इसमें दो पार्ट आएंगे अपने पास, ठीक है। ये जो पूरा जो मोशन अंडर ग्रेविटी रहेगा उसमें अपना दो पार्ट रहेगा। एक केस में हम लोग क्या करेंगे कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करेंगे। एक बात सोचो, एयर रेजिस्टेंस के बारे में अगर देखें तो एक बात सोचो, जैसे मान लो अगर हम लोग एयर में सपोज या जो नॉर्मली जो ग्राउंड पे जैसे मूव करते हैं, सपोज मैं मैक्सिमम कितनी रफ्तार से जा रहा हूँ, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मैं मैक्सिमम मूव कर सकता हूँ। अगर मैं पानी के अंदर अगर चलूं तो मैं तो दौड़ूंगा भले 20 से, लेकिन एक्चुअल में मेरी स्पीड 20 से कम होगी या 20 की रहेगी। सोचो ग्राउंड पे मान लो मैं 20 से मैक्सिमम मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये एयर रेजिस्टेंस थोड़ा सा फील करते हैं कि आखिर होता क्या है, कैसे फोर्स लगेगा इसमें। मान लो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा हूँ, ठीक है, ग्राउंड पे। पानी के अंदर जैसे ही मैं मूव करना शुरू करूंगा मेरी स्पीड 20 से थोड़ी कम होगी, हाँ या ना, ये बताओ। बिल्कुल कम होगा। अब एक बात देखो, आखिर ऐसा कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर जो है वो हमारे ऊपर भी फोर्स लगाता है। हमारे ऊपर जो फोर्स लगाता है हमारे मोशन को अपोज करता है, और उस कारण से हमारी एक्चुअल जो रफ्तार होगी वो 20 से थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। यही चीज कौन करता है? जब भी अगर आप एयर के अंदर मूव करोगे, जैसे नॉर्मल जब हम ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं तो हवा मूव कर रहा है, तो ये हमारा एयर जो रहता है वो भी हमारे ऊपर हम पे कुछ ना कुछ एक फोर्स लगाता है। किस डायरेक्शन में? तो जो हमारी वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है? जिस डायरेक्शन में हम मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। और यही जो फोर्स होता है ये हमारा क्या होता है? एयर रेजिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिव फोर्स या एयर रेजिस्टेंस, जिसको हमें नेग्लेक्ट करके चलना है। इसे हमें क्या नहीं करके चलना है? नेग्लेक्ट करके चलना है कुछ पार्ट के लिए। अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला गया है तब भी ये एयर रेजिस्टेंस हमें क्या करके चलना है? नेग्लेक्ट ही करके चलना है। ये एयर रेजिस्टेंस आएगा कैसे? कि जब भी अगर हम एयर में मूव करते हैं उसके पार्टिकल से एयर जो है हम पे हमारी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और यही जो रहेगा जो एयर के कारण जो एक अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वही हमारा रेजिस्टिव फोर्स होगा या एयर रेजिस्टेंस उसी को बोलते हैं। इस चीज को हमें क्या करके चलना है? एक पार्ट में नेग्लेक्ट करके चलेंगे। और वैसे भी अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको नहीं दिया हो, ठीक है, कि हाँ यार एयर रेजिस्टेंस काउंट करना है या नेग्लेक्ट करके चलना है, तो उस केस में भी आपको नेग्लेक्ट ही करके चलना है, जब तक कि सवाल में मेंशन ना किया हो कि आप एयर रेजिस्टेंस काउंट करो। ये एयर रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में लगेगा? ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो यार, जैसे मान लो ये फोर्स जो होता है ना वो काफी स्मॉल होता है, इसीलिए हमें फील नहीं होता है। लेकिन सोचो अगर आंधी वगैरह चल रही हो उसमें अगर हम मूव करना चाहे तो क्या उस समय हमें एक फोर्स फील होता है? थोड़ा सिग्निफिकेंट फोर्स फील होता है क्या? अगर मान लो आंधी चल रही है, अगर हम उसमें अपोजिट जा रहे हैं तो उस केस में हमें एक फोर्स फील होता है। तो एक्चुअल में जो होता है एयर जो रहता है, जो भी एयर पार्टिकल्स हमारे आसपास रहते हैं वो भी हमारे मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं, और वही हमारा क्या होगा? रेजिस्टिव फोर्स, जिसको हमें जब तक सवाल में नहीं बोला जाए तब तक हमें क्या करके चलना है? नेग्लेक्ट करके। एक और चीज कि ये जो फोर्स होता है, जो एयर रेजिस्टिव फोर्स होता है, वो प्रोपोर्शनल टू v होता है। मैंने लिखा F प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ v वेक्टर। यानी ये क्या बताएगा कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी आपकी, अगर हम एयर रेजिस्टेंस आगे चल के जब काउंट करेंगे तो ये जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हमने क्या लगाया? माइनस साइन। और प्रोपोर्शनल होता है, जितनी तेज रफ्तार से मूव करोगे, जितनी तेज दौड़ोगे, जो एयर रेजिस्टिव फोर्स होगा वो उतना ही ज्यादा होता है। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ या ना? जो रेजिस्टिव फोर्स ये हमें बेसिकली नेग्लेक्ट करके चलना है, लेकिन इसका दूसरा पार्ट जो पढ़ेंगे उस समय हम काउंट करके चलेंगे, ठीक है। तो एक हमें मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना है तब जब हम एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर रहे हो, दूसरे पार्ट जब हम पढ़ेंगे उस समय हम एयर रेजिस्टेंस काउंट करके चलेंगे। लेकिन अगर सवाल में आपको नहीं बोला गया, कुछ नहीं बोला गया तो भी नेग्लेक्ट करके चलना है। क्लियर हुई ये बात? हाँ या ना? ये बताओ एयर रेजिस्टिव फोर्स कैसे लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, क्या किसके प्रोपोर्शनल होता है? क्लियर? अब एक बात है, जब भी अगर मान लो
ये जो अर्थ जो रहेगा, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के जो अंदर मूव करता है, उस केस में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण, वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। कितना होता है? जी। कितना होता है? जी के बराबर। और यही हमारा एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 9.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऑलमोस्ट इसको हम लोग कितना ले लेते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर वैल्यू मेंशन नहीं किया हो, जनरली हम लोग 9.8 ही लेते हैं, तो 9.8 ही लेते हैं, लेकिन अगर मान लो कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हो तो आप 10 ले सकते हो, ठीक है, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। कुछ कुछ सवाल में आपको रहेगा कि जो वैल्यू दी हुई रहेगी वो 9.8 के अकॉर्डिंग दी हुई रहेगी, तो उस समय आपको ये 9.8 ही यूज करना रहेगा, ठीक है। ज्यादातर जो भी आपके एग्जाम वगैरह में या जहां भी क्वेश्चन मिलेंगे, अगर आपको 9.8 यूज करना है तो उस समय मेंशन किया हुआ रहेगा, अदरवाइज आप 10 लेकर के प्रोसीड कर सकते हो। 10 हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या रहे, थोड़ा इजी रहे। ये जो एक्सेलरेशन होता है जी अपना, ठीक है, तो एक्चुअल में देखो अर्थ के साथ जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना हम लोग, ऊपर जाए या नीचे की तरफ जाए, तो ये जी की वैल्यू चेंज होती है। ये जी की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। ये जो हमारा जी होता है, ये हमारा जो एक्सेलरेशन होगा अर्थ के कारण, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण, वो कहां पे होता है? तो नियर अर्थ सरफेस। कहां पे होता है? नियर अर्थ सरफेस। लेकिन इस वाले पार्ट में काइनेमेटिक्स में आपको हमें क्या लेकर के चलना है कि जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट लेकर के चलना है। जी की वैल्यू क्या करना है? कांस्टेंट लेकर के चलना है, यानी वेरिएशन ऑफ जी हमें नेग्लेक्ट करना है। एक्चुअल में देखो ये हमें क्या करना है? वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी जो है वो हमें नेग्लेक्ट करके चलना है। हमें ये नहीं मानना है कि जी की वैल्यू जो है वो हाइट के साथ चेंज हो रही है, डेप्थ के साथ, यानी ऐसा नहीं मानेंगे कि एक बॉल को हमने थ्रो कर दिया ऊपर, तो जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू और चेंज होती जा रही है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो हमें ये जी हमेशा पूरे थ्रू आउट द मोशन के लिए जी की वैल्यू कैसे लेके चलनी है? कांस्टेंट। इसका जी का वेरिएशन हमें इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कंसीडर नहीं करना है। वो हम पूरा ग्रेविटेशन जो चैप्टर पढ़ेंगे उस समय हम जी का जो वेरिएशन आएगा वो देखेंगे। उससे पहले हमें जी का वेरिएशन क्या करके चलना है? नेग्लेक्ट करके। नेग्लेक्ट करने का एक रीजन ये भी रहता है कि मान लो अगर हम बॉल को थ्रो भी करते हैं तो एक्चुअल में जी की वैल्यू जो चेंज होती है ना, वो थोड़ा सा अगर मान लो काफी ज्यादा हाइट हो तब उसके साथ चेंज होता है। ऐसा नहीं कि 10 मीटर 20 मीटर पे जाएंगे तो उतना सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मान लो अगर जो हमने बॉल थ्रो भी किया तो ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ? 100 मीटर 200 मीटर गया। अब 100-200 मीटर जाने पे जी का वेरिएशन उतना एक्चुअल में होता भी नहीं है, तो इसीलिए हम थ्रू आउट द मोशन जो इस पूरे चैप्टर में जो रहेगा जी की वैल्यू क्या लेकर के चलने वाले? कांस्टेंट। उसका कोई भी वेरिएशन हमें अभी कंसीडर नहीं करना है। क्लियर हुआ ये चीज? पहली चीज आपको जब तक सवाल में ये ना बोला जाए कि आप एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर, सॉरी एयर रेजिस्टेंस काउंट करो, तब तक आपको नेग्लेक्ट ही करके चलना है। दूसरी चीज जी की वैल्यू जो है वो हमेशा हमें क्या लेके चलनी है? कांस्टेंट, ठीक है। और वो हमेशा किस डायरेक्शन में होता है? नीचे के डायरेक्शन में, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ किसकी तरफ पुल करता है? नीचे अपने सेंटर की तरफ पुल करता है, यानी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा और नीचे के डायरेक्शन में। क्लियर है ये बात? हाँ या ना ये बताओ। ये दो बातें क्लियर हुई? सबसे पहले ये बताओ फटाफट। अब एक बात और देखो कि जब भी अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चन करने जाओ तो सबसे पहले आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है। कुछ लोग नाइट वगैरह में पढ़ के आ जाते हैं कि जैसे मान लो सर ऊपर जाने के समय जी नेगेटिव ले लेते हैं, नीचे आने के समय जी को पॉजिटिव। ऐसा कुछ नहीं करना अपने को। सवाल की स्टार्टिंग में आपको क्या करना है? किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, दूसरे को नेगेटिव। अगर आप चाहो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव वो भी सही है, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव जो भी हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, चाहो तो ये या फिर ये। लेकिन एक बार आपने जो साइन कन्वेंशन लिया पूरे क्वेश्चन में आपको वही साइन कन्वेंशन यूज करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर के लिए अलग नीचे आ रहा है तो उस समय कुछ अलग, ऐसा कुछ नहीं करना। पूरे थ्रू आउट द मोशन, जैसे मान लो मैंने बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया, ये अगर ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है कहीं भी जा रहा है, आपको एक ही साइन कन्वेंशन लेना है। चाहे तो आप ये यूज कर लो या फिर ये यूज कर लो, ठीक है।
कोई भी एक ही साइन कन्वेंशन हमें यूज करना रहेगा, जो एक ले लिया पूरे थ्रू आउट द मोशन के लिए हमें वही लेना है। जो वैल्यू, जैसे मान लो वेलोसिटी अगर हमने ये वाला लिया, ज्यादातर ये यूज करते हैं क्योंकि नॉर्मली ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो जो भी क्वांटिटी अगर हम लिख रहे हैं, जैसे चाहे वो वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, तो जो ऊपर रहेगा उसको पॉजिटिव लेना है, जो नीचे रहेगा नेगेटिव लो। अगर वैल्यू नहीं पता है आप उसका साइन पुट मत करना, अपने आप वैल्यू जो है वो साइन के साथ आएगी। क्लियर ये बात? हाँ है ना? क्योंकि इसमें दिक्कत थोड़ी साइन कन्वेंशन से ही आ सकती है, अगर आपने साइन उल्टा सीधा किया तो हमें बस ये ध्यान रखना है, सवाल के शुरू में ही एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव फिक्स कर लो, जो वैल्यू जिस डायरेक्शन में उसके अकॉर्डिंग आप पुट करते जाओ। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ है ना? ये बताओ, क्या ये क्लियर हो गया? नीचे मैं बोल रहा हूँ, ये नीचे ऊपर जी नेगेटिव पॉजिटिव ये कुछ नहीं करना, आप किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, दूसरे को नेगेटिव, जैसा भी आए जो भी क्वांटिटी जिधर रहे उसके हिसाब से आप साइन के साथ पुट कर दो। नीचे अगर मान लो आपने नेगेटिव लिया है तो जो भी क्वांटिटी नीचे है वो सारा नेगेटिव, जो अगर आपने ऊपर पॉजिटिव लिया है तो जो भी क्वांटिटी ऊपर हो वो सारा पॉजिटिव लेना है। इसके अलावा कुछ नहीं ये सोचना ज्यादा कि हाँ नीचे नेगेटिव पॉजिटिव, जो आपको इच्छा हो उसके हिसाब से ले सकते हो। ठीक है? अब एक बात देखो यार, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा हम अप्लाई करना सीख लेते हैं। केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट। उससे पहले एक और पॉइंट देख लो कि कभी कभी ये चीज आएगा कि मान लो पार्टिकल को हमने अगर ड्रॉप कर दिया, कभी ये आएगा कि मान लो एक बॉल है जिसको h हाइट से हमने ड्रॉप कर दिया, तो जब भी अगर आप बॉल को ड्रॉप करोगे तो जस्ट आप रिलीज कर रहे हो बॉल को। अब रिलीज कर रहे हैं तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। अगर ये लिखा हुआ है इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड, इफ अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अगर एक बॉल को ड्रॉप्ड कर दिया गया, ड्रॉप किया हुआ है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ? कई बार ये चीज आएगा कि एक बॉल है, ऊपर से हमने किसी एक साइड से ड्रॉप कर दिया, जब भी बॉल को ड्रॉप करेंगे यानी आपको इनिशियल वेलोसिटी पहले ही दिया जा चुका है, जो कि किसके बराबर है? u की वैल्यू 0 के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? हाँ है ना? एक और बात, जैसे ही मान लो अगर मैं बॉल को, अगर किसी कोई भी बॉल है इसको किसी वेलोसिटी से थ्रो कर रहा हूं, तो हमने देखा कि ये मान लो किसी h हाइट तक जाता है और उसके बाद वो वापस आना शुरू होता है, यही होता है। चलो हमने देखे, अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, क्या होता है? कुछ हाइट h तक जाता है और उसके बाद वो वापस लौटना शुरू होता है, यही होता है। अब एक बात सोचो, इस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जरा ये बताओ। इस मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ये चीजें मैंने बता रखी है, जब आपका रिटार्डेशन वगैरह या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसके बाद उसके इसमें मैंने बताया था क्या होगा यहाँ पे? 0 के बराबर। क्यों भाई? क्योंकि एक बात देखो, पहली चीज कि पार्टिकल अपना जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में वो तब तक मूव करता है जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। अगर मान लो मैं इधर की तरफ जा रहा हूं अगर इस डायरेक्शन में, तो मैं तब तक जाऊंगा जब तक कि मेरी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। और एक और बात देखो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है यहाँ पे, पार्टिकल इससे पहले ऊपर जा रहा था, अब नीचे आना शुरू किया है। तो मैंने एक और बात बताई थी कि अगर पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है तो उससे पहले वेलोसिटी 0 होनी जरूरी है। आप ऐसा नहीं है कि आप दौड़ते दौड़ते जा रहे हो अचानक से पलटी मार दोगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूं अचानक इधर से 20 से जाने लगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा जब भी अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन अपना चेंज करना है, बिल्कुल रिवर्स करना है, उससे पहले आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए रेस्ट पे आना ही पड़ेगा। अगर मैं इधर दौड़ रहा हूं, मैं अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे थोड़ी देर रुक के तब फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ या ना? ये बताओ। या फिर मैं डायरेक्ट दौड़ते दौड़ते क्या उल्टा दौड़ना शुरू कर दूंगा क्या? उससे पहले जस्ट अ मोमेंट के लिए, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हमें रुकना जरूर पड़ेगा और वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो ये हमारा क्या आएगा कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी आती है वो किसके बराबर? 0। यानी एक पॉइंट लिख देते हैं कि पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, पार्टिकल प्रोजेक्टेड in upward direction continue to move
continue to move till its velocity becomes zero, till its velocity becomes zero। जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती है तब तक वो कहां पे जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में। ये दो पॉइंट आप ध्यान रखना कि जब भी अगर एक पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, अगर एक पार्टिकल हमने ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है तो तब तक जाएगा जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो। अब इसके बाद अब हम लोग सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना सीख रहे हैं इसमें, बाकी तो सारी चीजें आप खुद भी निकाल लोगे, ठीक है। एक बार हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना सीख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। यार यहाँ पे इक्वेशन जो एक्सेलरेशन g है वो कांस्टेंट है। अब वो अगर g कांस्टेंट है तो जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सारा हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, मान लो एक केस फर्स्ट लिखते हैं कि अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, ठीक है। एक पार्टिकल को हमने क्या किया है, ड्रॉप कर दिया है, चाहो तो नीचे की तरफ थ्रो कर लो, जो भी आया अपने पास। मान लो हमने ये h हाइट की एक बिल्डिंग है, h हाइट की बिल्डिंग है, यहां से हमने ड्रॉप कर दिया, ये ड्रॉप किया यानी उस समय हमारा क्या है, t इक्वल्स टू 0 लेंगे, क्योंकि उसी समय से हमने इसका ऑब्जर्वेशन शुरू किया। t इक्वल्स टू 0 ड्रॉप किया यानी इनिशियल वेलोसिटी भी किसके बराबर, 0। और किसी t टाइम पे ये जो पार्टिकल है वो नीचे जा रहा है किससे, v वेलोसिटी से, t इक्वल्स टू t टाइम पे। और उस समय पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पहले एक बात बताओ, मान लो ये पॉइंट हमने a ले लिया और इस पॉइंट का नाम मैं b दे रहा हूं। a से जब वो b तक जाएगा, सबसे पहला काम हमारा यही है, जो भी इक्वेशन अप्लाई करने जाते हैं सबसे पहले क्या कर लो, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव। मैंने क्या ले लिया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, आप चाहो तो उल्टा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है a से b तक जब आया है तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बताओ। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, जब वो a से लेकर के b तक आया पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होगा बिल्कुल, क्योंकि वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था क्या करेंगे, तो इनिशियल पॉइंट पकड़ो, इनिशियल से लेके किसको ज्वाइन करोगे आप, फाइनल को। डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल से किसकी तरफ, फाइनल की तरफ। तो चल गया। अब पार्टिकल अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कितना है, s। जो भी सारी वैल्यू हमें पता है वो सारा लिखते जाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है, 0। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होगा, क्या लेंगे, प्लस g या माइनस g। a की वैल्यू क्या लेंगे, प्लस g या माइनस g, माइनस g के बराबर लेंगे, क्योंकि किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन। नीचे हमने नेगेटिव लिया है, बात खत्म, माइनस g। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इसको x लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, नीचे के डायरेक्शन में कितना, तो माइनस x, तो माइनस x ले लो, ठीक है। अब एक बात देखो, मान लो फर्स्ट इक्वेशन मुझे अप्लाई करना है। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा, v बराबर u प्लस at के बराबर। चलो अब एक बात बताओ, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में हो, चलो s इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, माइनस x। अब एक बात देखो, हाँ पहला इक्वेशन हम अप्लाई कर रहे थे, v बराबर कितना, u प्लस at। v बराबर जब u प्लस at है तो v इक्वल्स टू, हमें v का साइन नहीं पता है, नहीं पता, रहने दो ऐसे ही अपने आप आएगा। u की वैल्यू 0, a की वैल्यू माइनस ऑफ g इंटू टी। यहां से देखो v इक्वल्स टू किसके बराबर है, माइनस ऑफ g इंटू टी। बताओ वेलोसिटी क्या आई हमारी, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये क्या रहेगा, किसी भी टाइम t के लिए बात करें तो वेलोसिटी चाहे t इक्वल्स टू कुछ भी पुट करो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, हमेशा वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव। यानी जैसे ही अगर आप बॉल को ड्रॉप करोगे, पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, नीचे के डायरेक्शन में। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, नीचे के डायरेक्शन में। यहां से हमें ये भी पता चल जाएगा कि t की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, या t तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ये g यहां से नेगेटिव साइन आ रहा है, v इक्वल्स टू माइनस gt, ऑलवेज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो जब भी अगर आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो तो हमेशा वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव। सेकंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फिर से यहां से देखो s इक्वल्स टू, ये होगा हमेशा नेगेटिव ऑलवेज। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u 0, ये पूरा 0 आएगा।
माइनस ऑफ हाफ जी इंटू टी स्क्वायर के बराबर। अब एक बात देखो, क्या ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव या कभी पॉजिटिव भी होगा? एस की वैल्यू क्या हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव भी पॉसिबल है इसमें? एस की वैल्यू क्या हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकता है? ये हमेशा ही नेगेटिव होगा। यहां से देखो टी पॉजिटिव, जी तो हमने 10 पुट कर दिया, साइन के साथ पुट ही कर ही रहे हैं, तो ये हम ये भी क्या आएगा हमेशा नेगेटिव। ये क्या आएगा नेगेटिव ऑलवेज। एक बात देखो, यहां से पार्टिकल कहीं भी प्रेजेंट रहे, इनिशियल पोजीशन ये होगा, फाइनल ये रहा, ज्यादा वो थोड़ा और नीचे या थोड़ा ऊपर होगा, हर एक केस में डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ? नीचे की तरफ। तो ये हमारा एस इक्वल्स टू जो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है वो क्या रहेगा हमेशा नेगेटिव। थर्ड इक्वेशन अप्लाई करो, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as की बात करते हैं। v हमें नहीं पता क्या है, u की वैल्यू 0, 2 इंटू जी एक की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट x की जगह पे क्या लिखोगे माइनस x के बराबर। क्योंकि हमने ये देख लिया है कि हमेशा किसी भी इन जनरल टाइम के लिए अगर देखें डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा नेगेटिव, माइनस एक्स, यानी v स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर 2gx के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? हाँ यार फटाफट बोलो, क्या ये इक्वेशन कैसे अप्लाई करना है इसमें, ये चीज पता चला आपको? हाँ या ना? इक्वेशन ये अप्लाई कैसे करना है, क्या ये पता चला आपको? हाँ या ना? S तो गिवन नहीं है यार। एक बात देखो ना, जब पार्टिकल यहां से अगर निकालना, ये हमने देख लिया कि यार पार्ट S की वैल्यू क्या है नेगेटिव, S ऑलवेज नेगेटिव होगा तो वहां तो पुट कर ही सकते हैं। एक केस और देखते हैं हम लोग, ये वाले में क्लियर हो गया। मान लो अब यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, एक बॉल को ड्रॉप कर देंगे किसी भी टाइम पे, वो वेलोसिटी पूछ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते हैं, या मान लो वेलोसिटी देके टाइम पूछ सकते हैं। तो ये सारा इक्वेशन हमें अप्लाई करना आ गया, साइन के साथ अपने आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और केस देखते हैं हम लोग कि मान लो एक बॉल को किसी h हाइट से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, एक बॉल को किसी h हाइट से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, ठीक है। यहां से देखो ये हमारा h हाइट ये रहा, यहां से बॉल को हमने ऊपर थ्रो कर दिया, ये हमने बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया, ये ऐसे जाता है बॉल, ये थोड़ा फिर नीचे आता है, यही होता है। ये हमने मान लिया h, ये हमारा t इक्वल्स टू 0 है, ये पॉइंट मान लेते a, ये पॉइंट b और ये पॉइंट c, ठीक है। हाँ छत से ही थ्रो किया अपन ने। एक काम करो, ये मैक्सिमम हाइट जो आ रहा है उसको d ले लेते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करने के लिए एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, दूसरे को क्या लेंगे नेगेटिव, ठीक है। एक को पॉजिटिव ले लिया, दूसरे को नेगेटिव। यहां से फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो, v बराबर u प्लस a t के बराबर। यहां से हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है, तो v इक्वल्स टू u कितना ऊपर के डायरेक्शन में, u किधर है, u ऊपर से थ्रो किया u से, तो u ऊपर के डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव a की वैल्यू, एक्सेलरेशन हमें पता है किधर होगा नीचे के डायरेक्शन में g, यानी माइनस ऑफ जी टी के बराबर। अब एक बात बताओ, क्या ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है? ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकता है। b बराबर u माइनस जी टी, यहाँ देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है। कैसे? यहां से देखो, अगर ये बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, कहां से कहां तक, a से लेकर के d तक, ये जो v आएगा वो कैसा ऊपर के डायरेक्शन है पॉजिटिव, और d से लेकर के c तक के लिए v कैसा आएगा नेगेटिव। हाँ या ना ये बताओ, a से लेकर के, हाँ a से लेकर के d तक पॉजिटिव और d से लेकर c तक नेगेटिव। तो हमें इन जनरल अगर मान लो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट किया t इक्वल्स टू जो भी वैल्यू पुट की, अगर नेगेटिव आया है यानी वो पार्टिकल कहां से कहां के बीच में है, d से c के बीच में होगा कहीं। अगर पॉजिटिव आ रही है यानी पार्टिकल ऊपर ही जा रहा है अभी। क्या ये क्लियर हुआ? ये जो वैल्यू आएगी उसका मतलब भी पता होना चाहिए कि पार्टिकल आखिर जा कहां रहा है, कहां पे प्रेजेंट है। a से लेके d तक जब ऊपर जा रहा होगा तो पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव आया मतलब d से लेके c के बीच में कहीं। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ ना? फटाफट बोलो, क्या ये क्लियर हो गया?
चलो दूसरा हम लोग देखते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां से अगर बात करें s की वैल्यू हमें नहीं पता, u ऊपर के डायरेक्शन में ut तो पॉजिटिव ही होगा माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब एक बात देखो यहाँ पे ये वैल्यू भी क्या होगी, s जो होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन कहां से कहां तक के लिए पॉजिटिव होगा जरा ये बताओ, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक के लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। मान लो हमने ए से थ्रो किया, कहां से कहां तक पॉजिटिव होगा, ए से डी, ए से बी या ए से सी की तरफ, कहां से कहां तक यार, ए से लेकर के बी तक के लिए पॉजिटिव होगा। थोड़ा ध्यान से देखो ये चीज, मान लो मैंने यहां से थ्रो किया बॉल को, ये ऊपर जा रहा है और ये वापस यहां तक आया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मान लो यहाँ पे प्रेजेंट अगर कहीं पे किसी टाइम पे यहाँ पे है तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल ये रहा, फाइनल पोजीशन ये ऊपर की तरफ। अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पे है नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन उस केस में भी पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ, ऊपर की तरफ। हाँ है ना, ये बताओ A से लेकर के B तक क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ऊपर के डायरेक्शन में होगा। अब अगर नीचे आया तो इनिशियल ये, फाइनल ये, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा, इस वाले पूरे पार्ट के लिए पॉजिटिव। क्या ये क्लियर हुआ? यहां से देखो क्या लिखेंगे, A से लेकर के B तक S जो आएगा वो कैसा, पॉजिटिव, और B से लेकर के C तक S जो आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। हाँ है ना, फटाफट बोलो क्लियर हुआ ये चीज। यहां से देखो मैं बोल रहा हूं कि जब अगर पार्टिकल यहाँ पे इनिशियली प्रेजेंट है, जब वो यहाँ पे कभी रहेगा तो यार डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करो, इनिशियल से फाइनल की तरफ, यहां से इधर जाओगे डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर, ऊपर हमने क्या लिया है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। ये जब नीचे आ रहा होगा इससे ऊपर ही कहीं होगा तो उस केस में भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में पॉजिटिव, जब वो नीचे आ रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। क्लियर हुआ? हाँ है ना। अब एक बात देखो, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। यहां से अगर देखें तो v की वैल्यू v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, u तो पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू माइनस g, और फिर से डिस्प्लेसमेंट a से b के लिए क्या लिखेंगे, प्लस, ये किसके लिए, a टू b के लिए, क्योंकि a से b तक के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, पॉजिटिव। तो उस केस में हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gs के बराबर। और वही अगर मान लो हमने b से c के लिए बात किया तो फिर से क्या आएगा, s की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव, s की वैल्यू नेगेटिव, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, u स्क्वायर प्लस a की वैल्यू माइनस g इंटू माइनस s। क्या ये चीज समझ आ रहा है? ये क्लियर हुआ कि कहां के लिए पॉजिटिव होगा, कहां के लिए नेगेटिव, के तीनों इक्वेशन इसमें अप्लाई करना आ गया। क्या ये तीनों इक्वेशन क्लियर हो गया? फाइनल वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, ऐसे भी कर लेंगे, पॉजिटिव आएगी भाई, वो तो पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रहे, v तो अपना v स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, हमें इस v के साइन से तो कोई यहाँ तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, तो a से लेकर के b तक में तो वेलोसिटी यहाँ से a से d तक पॉजिटिव होगा, d से लेकर b तक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो बेटा मैं आज आप लोग को ये बुकलेट भेज दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, आप शुरू कर देना। आप इक्वेशन ऑफ मोशन और मोशन अंडर ग्रेविटी के भी सवाल कर सकते हो। बाकी कल थोड़ा सा इस पे कुछ चीजें और निकालनी है, इसमें अभी थोड़ा सा लगेगा एक दो। ठीक है।